हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म। जैसा हम सब जानते हैं कि क्लास 10th के लिए हमारी संकल्प सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैंने चैप्टर बायो का स्टार्ट किया है जिसका नाम है लाइव प्रोसेसेस, और लाइव प्रोसेसेस की कड़ी में ये मेरा 5वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ब्रीदिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे इसके पीछे के लेक्चर में मीन्स लेक्चर 4 में हमने कवर करा था रेस्पिरेशन, और आज कवर करेंगे ब्रीदिंग। तो देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंसेस होती है। रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ा था उसमें यह था कि प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि जो फूड हमने कंज्यूम किया था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसे एनर्जी प्रोवाइड हो रही थी, एनर्जी गिविंग आउट, और हमारे बॉडी की रिपेयर में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में काम आ रही थी। लेकिन जो ये ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बट दिस ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। तो समझते हैं आगे कि ब्रीदिंग क्या होती है। अगर एक आसान भाषा में मैं समझूं तो सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, यही ब्रीदिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ breathe in air and breathe out is called breathing। तो जब हम breathe in करते हैं उसको inhalation भी कहते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब breathe out करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यानी ऑर्गेनिज्म जो है एयर से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करें एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से अगर ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन, ठीक है, और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। जो ब्रीदिंग होती है ह्यूमन बीइंग में वो लंग्स के थ्रू ही होती है। लंग्स जो होती है हमारी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक पाउच है जो स्ट्रेचेबल ऑर्गन है। हवा जब भरती है तो वो स्ट्रेच हो जाती है, फूल जाती है, और जब हवा निकलती है बाहर तो वो सिकुड़ जाती है। तो ये लंग्स होती है जिसके थ्रू हमारी ब्रीदिंग हमारी बॉडी में होती है। देखो भाई, अगर हम ब्रीथ की बात करें, ब्रीथ को दो कॉन्सेप्ट में समझना पड़ेगा हमें। पहला है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन समझते हैं। इनहेलेशन क्या होता है? द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग के दौरान एयर रिच इन ऑक्सीजन अगर हम बॉडी के अंदर लेते हैं उसे बोलते हैं इनहेलेशन। इसे इनहेलेशन कहते हैं, और इसको ब्रीदिंग इन भी बोला जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होती है भाई? ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया जाता है। सेकेंड प्रोसेस है हमारी एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब होता है गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एयर, ऐसी एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच हो उसको बॉडी से बाहर छोड़ देना, ये क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन कहलाता है। और एक्सहेलेशन को ब्रीदिंग आउट भी कहा जाता है। आई होप आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझ में आई होगी। यहां पे मैंने एक बात लिखी है, 1 ब्रीथ इज इक्वल टू 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन, यानी एक ब्रीथ जो होता है वो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को अगर मैं प्लस कर दूं तो एक ब्रीथ कहलाएगा वो। यानी सांस को एक बार अंदर लेना और सांस को छोड़ना, ये क्या कहलाता है? एक ब्रीथ कहलाता है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, आगे हम समझते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझने की सीरीज में पहले हम ये समझते हैं कि भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स की, तो एक ऑर्गन होता है मेन नोज, देन नजल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, लास्ट में होता है हमारा डायफ्राम। अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में हम समझें तो देखिए, नोज तो आपको बाहर से दिख रही है, यहां से जो पीछे की तरफ होती है नजल पैसेज होती है, और यहां से फेरिंग्स, और ये हमारी लैरिंग्स होती है। उसके बाद विंड पाइप, वो ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, और ये जाके दोनों लंग्स से कनेक्टेड होती है, और जहां से ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है उसको ब्रोंकाई कहते हैं।
उसको ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ये लंग्स से जुड़ती है। देखिए लंग्स जो होता है वो एक बोनी केस के अंदर बंद है, उसका नाम है रिबकेज। रिबकेज के अंदर बंद है, और जहां रिबकेज ये खत्म होती है वहीं पे एक मसल्स होती है जो डोम शेप की लगभग होती है, उसे बोलते हैं डायफ्राम। तो दीज आर द मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम: नोज, नजल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम। जैसे कि डाइजेशन में सीक्वेंस पूछा जाता है, तो ये भी सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है कि हवा कहां से कहां तक पहुंचती है। तो ये सीक्वेंस है: नोज, नजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। इस तरीके से सीक्वेंस है। अब समझते हैं कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने अभी ब्रीदिंग पढ़ी थी, तो ब्रीदिंग दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चर चेंजेस आती हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड ड्यूरिंग ब्रीद आउट, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है। देखिए भाई, जब हवा अंदर की तरफ घुसती है तो पहले यह समझने की बात है हवा अंदर की तरफ जाती कैसे। तो कोई भी चीज हो, गैस है या फिर वाटर है, अपने लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यानी कि जहां पे एरिया कम ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, समझते हैं। अब समझते हैं ब्रीद इन, यानी हवा अंदर की तरफ मूव कैसे करती है। ठीक है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझते हैं। तो देखिए, जब ब्रीदिंग हम करते हैं तो क्या क्या उस समय में होता है। जब ब्रीद इन हम करते हैं तो देखो क्या होता है कि जो हमारा चेस्ट कैविटी है, यानी जो ये रिब कैज है, वो मूव करती है अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अपवर्ड की तरफ मूव करती है और बाहर की तरफ भी निकलती है। जब इस तरह से बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे लंग्स की एरिया बढ़ती है। तो जब लंग्स की एरिया बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा रिब केज है ऊपर की तरफ उठेगा और आउटवर्ड भी होगा, बाहर की तरफ भी निकलेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है कि व्हेन वी ब्रीथ इन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिब केज। तो रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, और ये जो डायफ्राम हमारा इस तरीके से था, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव हो जाता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो दो चीजें ब्रीदिंग में देखने को मिलती है कि रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। आई होप आपकी बातें समझ में आएगी। और जब लंग्स की एरिया बढ़ेगी, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर था हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इसकी एरिया बढ़ेगी। तो हमने एक नियम में पढ़ा कि विथ इंक्रीज इन एरिया प्रेशर डिक्रीजेस, पैस्कल लॉ होता है शायद। तो जब एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगी, तो इन्वायरमेंट से वो प्रेशर अंदर का क्या होगा, कम होगा। तो बाहर से हवा जो होगी वो अंदर की तरफ मूव करेगी। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ब्रीद इन, यानी इसको ब्रीदिंग भी कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं। आई होप आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं ब्रीदिंग आउट मैकेनिज्म की तरफ। हवा अंदर की तरफ ले लिया हमने, और जब हवा अंदर की तरफ हम ले लेते हैं ब्रीदिंग कंडीशन में, तो वहां पे लंग्स के पास पतली पतली होती है, उसको एल्वियोलाइज कहते हैं। वो हमारे ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होती है, और जब वो वहां से पहुंचती है लंग्स तक तो हमारी ब्लड कैपिलरी ऑक्सीजन को बाइंड कर देती है, और हीमोग्लोबिन बनाता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है सब जगह पे। अब समझते हैं कि एक्सहेलेशन में क्या होता है। ठीक है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो इनहेलेशन में ये जो डायफ्राम था हमारा कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करा था और लंग्स की जो एरिया बड़ी थी, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन था वो रिलैक्स में बदलेगा। अब यानी अब देखो, ये जो लंग्स की एरिया होती है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या होता है, लंग्स जो हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लंग्स जो डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा इस तरीके से फ्लैट, तो लंग्स की जो एरिया बढ़ती है एरिया घट जाएगी यहाँ पे, और जब एरिया घटेगी तो लंग्स छोटा हो जाएगा। तो जब एरिया घटेगी तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा, और हम जानते भी है विद डिक्रीज इन एरिया प्रेशर इंक्रीजेस। तो जब ये छोटा होगा तो डायफ्राम जो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डाउनवर्ड मूव किया था, वापस से क्या होगा, ये डोम शेप का हो जाएगा, ये डोम शेप का हो जाएगा। तो जब डोम शेप का होगा तो चेस्ट कैविटी की एरिया कम होगी, और जब चेस्ट कैविटी की एरिया कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। वो इन्वायरमेंट से क्या होगा, यहां का प्रेशर ज्यादा होगा।
जब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो हवा का हमेशा कम प्रेशर एरिया से ज्यादा प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो अंदर से हवा बाहर की तरफ छोड़ दी जाएगी। और ये जो बाहर एक्सेल करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर की कंपोजिशन को समझते हैं। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी परसेंट ऑक्सीजन रिलीज और कंज्यूम ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। तो समझते हैं इस बात को कि इनहेल्ड एयर में क्या, इनहेलेशन में क्या क्या होता है। जब इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04% और बहुत थोड़ा वाटर वेपर भी अंदर की तरफ जाती है। फिर आप कहेंगे कि 21% ऑक्सीजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी कौन सी गैस पहुंचती है? तो मैं आपको बताऊं, ड्यूरिंग इनहेलेशन 78% ऑफ नाइट्रोजन जो होता है हमारे लंग्स तक पहुंचता है, लेकिन वो हमारे ब्लड के साथ बाइंड नहीं करता। हमारे ब्लड के साथ बाइंड करता है केवल ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन बाइंड करता है। और जब सारे बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है तो वो फिर से कैरी करता है फ्रॉम द सेल टू द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम बात करें एक्सहेल्ड एयर की, तो एक्सहेल्ड एयर में जो ऑक्सीजन होता है 16.4%, ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4.4% और वाटर वेपर बहुत ज्यादा बाहर निकलती है। आई होप आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझ में आई होगी। और मैं आपको अगर आगे की तरफ बात करूं तो बात करेंगे हम ब्रीदिंग रेट की। तो ब्रीदिंग रेट होती है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 15 से लेकर 18 बार हम ब्रीदिंग करते हैं, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। लेकिन फिर आप कहेंगे सर कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो ब्रीदिंग रेट हमारी बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी सेल्स में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन जो होता है ब्रीदिंग के थ्रू ही तो हमारे बॉडी में जाता है। तो उस जो एनर्जी, जो खाना हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, उसकी बर्निंग होनी चाहिए। तो वो जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन करना चाहता है खाने को, और उस कड़ी में ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। आई होप आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझ में आई होगी। इस पूरे ब्रीदिंग मैकेनिज्म में या ब्रीदिंग में आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करें, अपने डाउट को वहां कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल अटेम्प्ट टू ऑर्गेनिज्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।